नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के भालूबासा में 20 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार। 6 लाख नगद, गहने, पिस्टल व गोलियां बरामद। आदित्यपुर निवासी गिरफ्तार, सलमा का पति जेल में है बंद। महिमा रेसिडेंसी में रह कर करती थी नशे का कारोबार। SSP M कबीर वर्णन को मिले इनपुट पर DSP वीरेंद्र राम के नेतृत्व में टीम को मिली कामयाबी। सरायकेला जिला के आदित्यपुर में दूसरे दिन भी नहीं हटाया जा सका अतिक्रमण। हजारों की भीड़ ने रोका अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का रास्ता। अतिक्रमणकारी बोर्ड को जमीन की कीमत देने को तैयार, पर नहीं तोड़ने देंगे अपना घर। अतिक्रमणकारियों के पक्ष में सामने आए भाजपा व कांग्रेस के नेता। और नदियों की प्रदूषण मुक्ति के लिए शुरू होगा आंदोलन का दूसरा चरण। विधायक सरयू राय ने की दूसरे चरण का आंदोलन शुरू करने की घोषणा। प्रदूषण के लिए नगरों का मल जल सीधे बहाए जाने को बताया कारण। स्वनरेखा व दामोदर को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए चलेगा आंदोलन। सरकार विधेयक लाए या वे लाएंगे निजी विधेयक। आइए बात करते हैं भालूबासा में महिला की 20 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ हुई गिरफ्तारी की। जमशेदपुर के सीताराम डेरा पुलिस ने भालूबासा महिमा रेसिडेंसी से ब्राउन शुगर विक्रेता महिला को पकड़ा है। पुलिस ने उसके पास से 20 पुड़िया ब्राउन शुगर, 6,04,00,000 रुपए नगद, सोने के गहने, लोडेड पिस्टल, 7 गोलियां एवं अन्य सामान भी बरामद किए हैं। महिला से पूछताछ में पुलिस को अनेक अहम जानकारियां भी मिली। सिटी SP के विजय शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सीताराम डेरा थाना पुलिस को भालूबासा की महिमा रेसिडेंसी के तीसरे तल्ले से ब्राउन शुगर की अवैध बिक्री की सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलिस ने वहां छापामारी की, जिसमें सलमा खातून नाम की महिला पकड़ी गई। उसके पास से पुलिस ने 20 पुड़िया ब्राउन शुगर, 6,04,00,000 रुपए नगद, लाखों के सोने के जेवर, 1 लोडेड पिस्तौल, जिंदा गोलियां व अन्य सामान बरामद किए। पकड़ी सलमा खातून आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती की रहने वाली है, जो महिमा रेसिडेंसी में किराए का मकान लेकर वहीं से ब्राउन शुगर बिक्री कर रैकेट चला रही थी। पूछताछ में उसने बताया कि ब्राउन शुगर के पैसे नहीं देने वालों को डराकर पैसे वसूलने के लिए उसने पिस्तौल रखा है। उसने बताया कि वह आदित्यपुर से ब्राउन शुगर लाकर जमशेदपुर में बेचती है। सिटी SP ने बताया कि सलमा के पास बंगाल से एक व्यक्ति आता था, जो हथियार लेकर जाता था और रंगदारी के रुपए लेकर उसे देता था। उसका भाई बबन भी उसका साथ देता है। उसका पति अफसर अली अभी जेल में बंद है। आज आप लोगों को इसीलिए बुलाया गया है यहाँ पे, क्योंकि कल शाम को हमें एक सूचना मिला था कि भालूबासा में महिमा रेसिडेंसी करके एक जगह है, तो वहाँ पे ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री हो रहा है और इसका हमें सूचना मिला। तो इसी सूचना पे हम जो ASP सिटी हैं शुभांशु और DSP 1 साहब हैं वीरेंद्र, यहाँ पे थाना प्रभारी अखिलेश साहब हैं, तो इन लोगों के द्वारा इन लोगों का एक टीम गठित किया गया और उनको छापा मारने के लिए भेजा गया। तो वहाँ पे जब छापा मारे तो एक लेडी वहाँ पे थी, सलमा खातून करके, तो उनके यहाँ से हम 6 लाख रुपए का कैश बरामद किए और ब्राउन शुगर काफ़ी उनसे रिकवर किए। इसके अलावा उनके पास एक पिस्टल मिला जो लोडेड था, उसका एक्सपायर मैगजीन भी था। और पूछताछ के क्रम में ये बताई कि अफसर अली करके इनका हस्बैंड है, जो जेल में है अभी फ़िलहाल। इसके कहने पे कोई एक आदमी आता था बाहर से, बंगाल का कोई आदमी था, उसका नाम अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उनका कहना था कि वो फ़ोन हम उसको देते थे, फ़ोन के साथ पिस्टल और ब्राउन शुगर। एक जगह से ब्राउन शुगर बेचता था और बाकी एक जगह जो पैसा वैसा उठाना था, जो रंगदारी का काम चलता था, तो वो वहाँ से पैसा कलेक्ट करके लाता था। वो कलेक्ट करके इसके पास जमा करता था और ये फिर बाकी जैसे ब्राउन शुगर ख़त्म हो जाता था तो ये और सप्लाई करती थी। तो यही सूचना मिला, पूछताछ में यही अभी सामने आया है। तो इनको NDPS में और रंगदारी के मामले में अरेस्ट कर अभी जेल भेजा जा रहा है। नहीं, ये अलग अलग जगह जा रहे हैं, अभी हम नहीं रिवील करना चाहेंगे। अभी फिर जहाँ से ला रहे हैं वो अलर्ट हो जाएंगे। कितना ब्राउन शुगर पुड़िया है? इनके पास जो फिलहाल रिकवर किए वो तो 20 था, लेकिन जो इनका सप्लायर है उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उसके पीछे अभी हम लगे हैं। उसका नाम अभी नहीं रिवील करना चाहेंगे, लेकिन इनका जो सप्लायर है वो काफ़ी बड़ा मात्रा में ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री कर रहा है। तो उसी के पीछे नहीं, शहर का नहीं है, बाहर। सर जमशेदपुर से सटा हुआ है या आदित्यपुर? वहाँ हब है? आदित्यपुर तो हब है, वो तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन ये इसका लोकेशन और नाम अभी हम नहीं रिवील करना चाहेंगे। अभी तो यही सामने आया कि हस्बैंड वाइफ ये दोनों, और इनका जो एक बंगाल से एक लड़का था वो, और बबन करके एक इनका भाई है, तो वो भी शामिल था, ये भी सुनने में आया। कैश कितना है सर? कैश 6,04,00,000 रुपया नगद मिला और ज्वेलरी करीब 2 लाख
का कीमत का ज्वेलरी मिला था। इसके अलावा 3 फ़ोन मिला इनसे, जो रंगदारी में और ये ब्राउन शुगर वाले बिजनेस में यूज़ करते थे। आइए बात करते हैं आदित्यपुर में भारी विरोध के कारण दूसरे दिन भी टले अतिक्रमण हटाओ अभियान की। सरायकेला के आदित्यपुर 2 आवासीय कॉलोनी में शनिवार को दूसरे दिन हजारों लोगों के विरोध के कारण आवास बोर्ड की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। भाजपा व कांग्रेस दोनों के नेताओं के अतिक्रमणकारियों के समर्थन में आ जाने से बुलडोजर लेकर तैयार हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी अतिक्रमण स्थल तक पहुंच भी नहीं पाए। नहीं चलेगी, गरीबों पे अत्याचार बंद करो, गरीबों का मकान नहीं टूटेगा। बता दें कि आदित्यपुर 2 स्थित आवासीय कॉलोनी में आवास बोर्ड की जमीन अतिक्रमित कर कई लोग वर्षों से घर बनाकर रह रहे हैं। इधर कोर्ट के आदेश पर आवास बोर्ड की ओर से 24, 25 एवं 27 जून को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी हो गई है। शुक्रवार को भी स्थानीय लोगों के विरोध के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका था। आज शनिवार को भी आवास बोर्ड की टीम बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाने की तैयारी में थी कि तभी आवासीय संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों लोगों ने पहुंचकर उसका रास्ता रोक लिया एवं देर तक आवास बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। अतिक्रमणकारियों का कहना है कि वे 40 वर्ष से वहां घर बनाकर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे आवास बोर्ड को जमीन की कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन वे अतिक्रमण नहीं हटाने देंगे। उधर क्षेत्र के भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता अतिक्रमणकारियों के समर्थन में वहां पहुंच गए। इनमें गणेश महाली, सुधीर चौधरी, सतीश शर्मा, संतोष सिंह, अंबुज कुमार आदि शामिल थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तरफ सरकार सबको मकान देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें उजाड़ रही है। आवास बोर्ड के सहायक अभियंत विनोद कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर 3 दिन 24, 25 और 27 जून को आवास बोर्ड की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना है, लेकिन लोगों के विरोध के कारण वे लोग रुके हुए हैं। हम लोग कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों की वीडियोग्राफी हो रही है एवं उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो रहा है। न्यायालय के आदेश के आलोक में जी बहुत सारे अतिक्रमित कर ली गई जमीन है जी हाउसिंग बोर्ड का जी, उसको अतिक्रमण मुक्त कराना जी जी, उसी का कल और आज 2 दिन ड्राइव था जी। कल हम लोग गए 3-4 गो खाली कराए, उसके बाद बारिश होने लगी जी। फिर शाम में गए ममता नगर के बगल वाली बस्ती का काफ़ी विरोध हो गया जी, और आज भी हम लोग सवेरे से ही विरोध हो रहा है जी। अतिक्रमण को कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, पब्लिक सवेरे से ही घेरे हुए है उसको। आइए बात करते हैं चांडिल के शहर बेड़ा के पास कार के अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरने की। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल के शहर बेड़ा पाथरटी के पास एक अनियंत्रित कार के NH33 किनारे बन रहे ड्रेन में गिर जाने से उसमें सवार एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। कार में सवार अन्य 4 लोगों को भी चोटें आई है। जख्मी महिला को इलाज के लिए MGM अस्पताल भेजा गया है। चांडिल के शहर बेड़ा पाथरटी के पास शनिवार सुबह जमशेदपुर से रांची की ओर जा रही एक स्कोडा कार अनियंत्रित होकर NH किनारे ड्रेन निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गई। इस दुर्घटना में कार में सवार 5 लोग जख्मी हो गए, जिनमें एक महिला की स्थिति गंभीर है। गंभीर रूप से जख्मी महिला को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए MGM अस्पताल भिजवाया गया। वहीं स्थानीय ग्रामीण रोहिना मुर्मू ने दुर्घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कार में सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए MGM अस्पताल भिजवाया गया है। से एक तो कार आ रही थी जो कि चांडिल का प्रस्थान करने के लिए अपना परिवार लेके जा रहे थे, तो बीच में शहर बेड़ा यहाँ टोला पाथरडी में एक गड्ढा में अनियंत्रित होकर जब कार घुस गई, जिसमें अपना परिवार साथ में थे, तो यहाँ पाथरडी के ग्रामीणों के द्वारा घायल व्यक्तियों को MGM हॉस्पिटल भेज दिया गया। करीबन घायल एक जन हुआ है और लगभग 6 जन था, और ग्रामीणों की सहायता से MGM हॉस्पिटल भेज दिया गया। नहीं, फिलहाल हम थाना प्रभारी को फ़ोन किए थे, तो थाना प्रभारी PCR को जानकारी दिया और जस्ट 10-15 मिनट बाद PCR लोग भी यहाँ मौजूद आ गए हैं।
फिलहाल अभी आत्महत्या लोग भी हैं। वहां घटनास्थल पर पहुंचे SIB प्रसाद ने बताया कि NHAI का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे एक ही ओर से वाहनों की आवाजाही हो रही है। ऐसे में तेज रफ्तारी या लापरवाही से वाहन चलाने वाले दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। से लोग टाटा से रांची जा रहे थे, इसी दौरान काफ़ी स्पीड के चलते अनबैलेंस होकर के नाला में गिर गया है, जिसमें एक महिला को हल्का चोट लगा, जिसको MGM हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी और कुछ सहायक तो नहीं है, गाड़ी गिरी हुई है, क्षतिग्रस्त है। टाटा से रांची जा रहा है, स्पीड में गाड़ियाँ चलती है रोड बन जाने के कारण है, जिसके चलते घटना बराबर करती है और लापरवाही भी है, लोगों को रहा है। एक तरफ काम हो रहा है, इसीलिए डिवाइडर दिया गया है। तो काम के दरमियान तो एक रूट में जाना ही होगा, ऐसे तो अलग अलग रूट है दोनों को आने जाने का ना। अभी काम हो रहा है ओवर ब्रिज पर इसी के चलते। हाँ है, लेकिन वो भी तो दिया हुआ होगा डिवाइडर पर इंस्ट्रक्शन कोची का, इसको लगा देता है रास्ता पर लाल इंडिकेटर, इधर से नहीं जाना, फिर भी गाड़ी वाला जबरदस्ती लोग भागता है। मोटरसाइकिल वाला हुआ, कार वाला हुआ, ट्रक वाला तो नहीं भागता है, लेकिन आइए बात करते हैं सरयू राय द्वारा नदी प्रदूषण मुक्त के लिए आंदोलन के दूसरे चरण की घोषणा की। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने स्वर्ण रेखा व दामोदर नदियों के प्रदूषित होने का कारण किनारे बसे शहरों का मल जल नदी में बहाया जाना बताया है। उन्होंने इसे रोकने के लिए अपने आंदोलन का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा की है, जिसके जरिए निकायों को नदियों में मल जल सीधे बहाना रोकने को बाध्य किया जाएगा। सरयू राय ने शनिवार को अपने आंदोलन का दूसरा चरण शुरू करने के निर्णय की जानकारी दी। स्वर्णरेखा और दामोदर के औद्योगिक प्रदूषण की समीक्षा करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये दोनों नदियां 95% से अधिक औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त हो गई। उद्योग इन्हें अपनी गतिविधियों से अब कम गंदा कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने एक दूसरा चरण अपने अभियान का आरंभ किया है कि जो हमारे शहर हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, इनकी गंदगी से हम नदियों को मुक्त करें। जिन नदियों को हम माँ कहते हैं, उन नदियों को हम मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना रहे हैं, मैला गाड़ी बना रहे हैं, हम इससे परहेज करें। और जिस प्रक्रिया से हम लोगों ने इन नदियों को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त किया है, उसी प्रक्रिया से इनको हम शहरी प्रदूषण से भी मुक्त, नागरिक प्रदूषण से भी हम मुक्त करेंगे। इसके अलावे जो बाकी हमारे नगर निकाय हैं, उन सभी नगर निकायों के लिए भी सरकार एक स्वस्थ नीति बनाए कि शहरों का विस्तार ऐसा हो कि हमारे जल स्रोत गंदा न हो। मैंने सरकार से मांग किया है कि 15 दिन के भीतर एक प्रारूप आप अपने कैबिनेट के माध्यम से पेश करिए कि हम नदियों को गंदा करने वाले जो लोग हैं उनसे निपटने के लिए कानून बनाएंगे। 15 दिन के भीतर ये कानून नहीं बनाएंगे, उसका प्रारूप नहीं पेश करेंगे, तो मैं विधानसभा का जो अगला सत्र जुलाई में होने वाला है, उसमें निजी विधेयक के रूप में एक कानून का प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करूंगा और सरकार से आग्रह करूंगा कि या तो इसको स्वीकार करिए या इसमें संशोधन करिए, संशोधन के साथ स्वीकार करिए, और नहीं तो अपना आप कानून बनाइए। आज इन्हीं दो घोषणाओं के लिए मैंने मीडिया को बुलाया है। एक कि हमारे अभियान का, नदियों के संरक्षण के अभियान का दूसरा चरण आरंभ हो रहा है, जिसमें नागरीय आबादी से, नागरीय प्रदूषण से इनको मुक्त करना है। और दूसरा कि इनके संरक्षण के लिए सरकार एक कानून बनाए, सारे कानूनों को मिलाकर एक साथ रखे। सरकार नहीं बनाएगी तो मेरा प्रयास होगा मैं विधानसभा में एक निजी विधेयक पेश करूंगा। बात करते हैं मानगो नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना की वर्षगांठ मनाए जाने की। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की 7वीं वर्षगांठ मानगो नगर निगम में केक काटकर समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय के नेतृत्व में आयोजित समारोह में योजना के लाभुकों को सम्मानित किया गया एवं अनेक नए लाभुकों को सांकेतिक रूप से घरों की चाबी भी सौंपी गई। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की 7वीं वर्षगांठ शनिवार को मानगो नगर निगम कार्यालय में समारोह पूर्वक मनाई गई। विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय के नेतृत्व में आयोजित समारोह में केक कटिंग हुई, जिसमें विशेष पदाधिकारी ने लाभुकों से ही केक कटवाया। इस अवसर पर योजना के लाभुकों को पौधे देकर सम्मानित किया गया, जबकि नए लाभुकों को प्रतीक रूप में डेमो चाबी सौंपकर उन्हें आवास समर्पित किया गया।
इस अवसर पर लाभुकों के साथ ही नगर प्रबंधक सह प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के नोडल पदाधिकारी दिनेश्वर यादव, नगर प्रबंधक जितेंद्र कुमार, निशांत कुमार, राहुल कुमार, अनामिका, निर्मल कुमार, अपराजिता सहित अन्य लोग भी शामिल रहे। विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय ने बताया कि मानगो नगर निगम क्षेत्र में कुल 829 आवास आवंटित हुए हैं, जिनमें से 760 आवासों का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने मानगो में हुए काम एवं उसको मिले सम्मान की भी चर्चा की। कि हम लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना 7वीं जो वर्षगांठ है, उसके अवसर पर हम लोग जो हमारे जो लाभुक जो लोग घर बना चुके हुए हैं और जो रह रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका घर अभी तुरंत हुआ है, तो उसमें सभी लोगों को हम लोग बुलाए थे। जो लोग घर बना चुके हुए हैं उन लोग के साथ मिल के हम लोग इस अवसर को केक काटे हैं हम लोग और सब लोग खुशी मनाए हैं उन लोग। उसके अलावा सभी को जो लोग बढ़ चढ़ के और अपना घर बनाए हैं उन सबों को हम लोग के द्वारा सम्मानित किया गया है। उन लोगों को पौधा हम लोग दिए हैं कि अपने जो घर बना है वहाँ पर पौधा लगाएं, पेड़ लगाएं, अच्छे पेड़ लगाएं वहाँ पे। उसके अलावा जो लोग का अभी तुरंत बना है तो उन लोगों को हम लोग एज ए टोकन हम लोग चाबी जो है तो उन लोगों को वितरित किए हैं कि इस शुभ अवसर पर वो अपने घर में अपना नया घर में अपने गृह प्रवेश करें। हम लोगों का टोटल 829 घर हम लोग का सैंक्शन हुआ था। हम लोग का 760 आज के डेट में कंप्लीट हो गया है। और आपको बता दें कि इसमें हम ही लोग इसी बीच के लोग एक घर को वो भारत सरकार द्वारा 1 साल पहले जो है उसको बेस्ट आवास घोषित किया गया था और उनके जो गृह स्वामी जो संजय धारा जी थे और उनकी पत्नी को उनको सम्मानित किया गया था। वहीं योजना की लाभुकों वंदना देवी एवं वेणु राज ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बन जाने पर खुशी जताते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सहयोग के लिए नगर निगम के पदाधिकारियों का आभार भी जताया। सर, पहले तो हम लोग का बहुत बड़ा खुशी हुआ कि हम लोग का माने जगह जमीन रहते हुए और पैसा के कारण हम लोग का घर नहीं बन सकता था, लेकिन सर इतना अच्छा हम लोग को मोदी जी कर दिए कि हम लोग किसी को देखकर शौक लगता था कि हम लोग का अभी पक्का का मकान रहता। क्या खास हम लोग का थोड़ा हम लोग से ज़्यादा बच्चा लोग का लगता था कि हम लोग का बीमार रहता घर। तो आज मोदी सरकार जी हम लोग को इतना अच्छा सुविधा दिए कि हम लोग का बच्चा को भी शौक पूरा हो गया, हम लोग का भी शौक पूरा हो गया। लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता था। खपरेल का मकान था, बारिश होने से जो है बहुत ही समस्या होती थी। बच्चों का पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत आती थी बारिश के समय में। और ऐसे भी जो खपरेल का मकान होने की वजह से हर गृहिणी का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, लेकिन इस प्रधानमंत्री आवास योजना के आने के तहत हम लोग का जो सपना है वो सच हो गया, साकार हो गई। ये हम लोगों के लिए एक वरदान रूप में साकार हुआ ये योजना कि हमारा आज अपना खुद का मकान बन गया और ये प्रधानमंत्री की वजह से हो पाया। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। और हम जो सपना देखे थे कि हमारा एक खुद का घर होगा, जो इस योजना के तहत हम लोग का सपना साकार हो गया। और इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था हम लोग का खुद का घर नहीं होने के वजह से, जो इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो हमारा सपना साकार हो गया। आज हमारे बच्चे जो है उनको पढ़ने लिखने में किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है। और जो हमारे आस पड़ोस के लोग थे जो हमारे घर नहीं होने की वजह से आने में हिचकिचाते थे, आज वो हमारा मान सम्मान भी हमारा घर होने की वजह से मान सम्मान में भी वृद्धि हुई है। हमारे बच्चों को एजुकेशन के में भी बहुत मदद हुआ है इस वजह से, दिक्कत नहीं होता है, घर में पानी छूटा नहीं है। घर में हर साल हमारी चिंता नहीं होती है कि इस साल हमको बारिश होने की वजह से हमें घर को रिपेयर कराना पड़ेगा। इस समस्या से हम छूट गए और इनके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को और इस नगर निगम के सारे स्टाफ को, ताकि क्योंकि इन लोग भी हम लोगों को बहुत हेल्प किए हैं। समय समय में जा करके हम लोगों को काफ़ी कॉपरेट किए हैं, किस तरह से करना है, विकास का क्या ये होगा। और जिस तरह भी पैसे का जो इनमें 4 किस्त में जो पैसे आते हैं वो भी हम लोगों को समय समय में प्रोवाइड कराया गया है। सो इसके लिए हमें नगर निगम के लोगों को धन्यवाद देते हैं। अब बात करते हैं टेल्को क्लब में आयोजित टाटा मोटर्स मेडिकल सोसाइटी के 46th कॉन्फ्रेंस की।
जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स मेडिकल सोसाइटी का 46th एनुअल मेडिकल कॉन्फ्रेंस शनिवार को टेल्को क्लब में आयोजित हुआ। टाटा मोटर्स के प्लांट हेड विशाल बादशाह ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा खुद को अपडेट रखने के इस प्रयास की सराहना करते हुए कॉन्फ्रेंस की सफलता की कामना की। जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स अस्पताल के एकेडमिक विंग टाटा मोटर्स मेडिकल सोसाइटी का 46th वार्षिक सम्मेलन शनिवार को आयोजित हुआ। टेल्को क्लब ऑडिटोरियम में आयोजित कॉन्फ्रेंस का टाटा मोटर्स के प्लांट हेड विशाल बादशाह ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्लांट हेड विशाल बादशाह ने टाटा मोटर्स मेडिकल सोसाइटी द्वारा विगत 46 वर्षों से लगातार कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इससे अस्पताल के डॉक्टरों को अपने क्षेत्र में हो रहे नए अनुसंधानों एवं नई तकनीकों से अपडेट करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस की सफलता की कामना की। कॉन्फ्रेंस को बाहर से आमंत्रित विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ ही अस्पताल के वरीय चिकित्सकों ने भी संबोधित किया। टाटा मोटर्स मेडिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष वर्मा ने बताया कि लगातार 46 वर्षों से आयोजित हो रही सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें स्वयं को अपडेट रखने का मौका मिलता है। अस्पताल के सभी विभागों की फैकल्टी एवं बाहर से आए डॉक्टरों के इंटरैक्शन से इसमें बहुत मदद मिलती है। इस कॉन्फ्रेंस का ये बेसिकली हम लोग जो कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो हम लोग जो मरीज की सेवा में या मरीज के लिए जो हम लोग काम करते हैं उसके नॉलेज अपडेशन के लिए और जो नया रिसर्च है, नया जो टेक्निक आया है उसके बारे में जो हम लोग विचार विमर्श करते हैं, तो एक ओवरऑल टेक्निकल स्किल, टेक्निकल नो हाउ और लर्निंग है हमारे डॉक्टर का, और जो बाहर से डॉक्टर जो आते हैं उनसे विचार विमर्श से पड़ता है कि हम किस लेवल पे हैं, दुनिया कहाँ है, हम कहाँ हैं और कितना हमें और प्रोग्रेस करना है। तो बेसिकली एक लर्निंग है और एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जिसमें हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज को सीखने का मौका मिलता है और जो हम कर रहे हैं वो दुनिया को बताने का मौका मिलता है, जिससे कि मरीज के सेवा में हम बेहतर तरीके से और काम कर सकें। जी, एक बहुत ही वाजिब प्रश्न है कि जो मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी का स्थान और टेक्नोलॉजी की जो उपयोगिता हो रही है वो दिन प्रतिदिन काफ़ी सुधार आया है। पहले के ज़माने में जैसे हम लोग ओपन सर्जरी करते थे, बाद में लैप्रोस्कोपी आया, मिनिमल एक्सेस सर्जरी आया, अब रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि पेशेंट का रिकवरी बेहतर हो, जल्दी काम पे लौट आए और उनको किसी भी इंटरवेंशन से उनको जो तकलीफ होती है, दर्द होता है या रिकवरी होता है, वो जितना स्मूथ हो और जितना बेहतर तरीके से वो रिकवर करे और वापस अपने नॉर्मल एक्टिविटी में आए। बेसिक उद्देश्य टेक्नोलॉजी का यही है। डायग्नोसिस में भी अगर बात करें, इंटरवेंशन की बात करें, तो अब है कि हम लोग ये काफ़ी प्रिसीजन से कि हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस ग्रेड से किस लेवल पे उनको परेशानी है और मिनिमल इंटरवेंशन से उसको कहते हैं बेहतर तरीके से उसका इलाज करना है। बात करते हैं भाजपा द्वारा 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाए जाने की। जमशेदपुर भाजपा ने 47 वर्ष पूर्व आज ही के दिन देश में आपातकाल की घोषणा किए जाने की याद में शनिवार 25 जून को काला दिवस मनाया। पार्टी ने इस अवसर पर साक्षी बंगाल क्लब के सभागार में एक संगोष्ठी आयोजित की, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। बताते चले कि 47 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद देश के अधिकांश वरिष्ठ विपक्षी नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर जेलों में बंद कर दिया गया और देश में ऐसे ऐसे अत्याचार हुए जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाती है। जमशेदपुर जिला भाजपा ने शनिवार को इसी अवसर पर साक्षी बंगाल क्लब में एक संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मुख्य अतिथि थे, जबकि जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो एवं पूर्व विधायक मेनका सरदार वरिष्ठ अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथि रघुवर दास ने आपातकाल एवं उस दौरान हुई ज्यादतियों को याद करते हुए उसके बाद देश में लोकतंत्र की हुई पूर्ण बहाली की भी याद दिलाई कि आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान का अनुपालन करते हुए सरकार चल रही है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में
काला अन्याय के रूप में याद किया आज आधी रात में देश में इमरजेंसी लगाकर देश के बड़े बड़े नेताओं चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी मोरारजी भाई वाले सड़क के बड़े बड़े नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अन्य सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के नेताओं को पकड़कर जेल भेजने का काम सरकारी सरकार ने पूरा लगा पूरा देश को जेल में तब्दील कर दिया। कुछ नेता जॉर्ज फर्नांडिस जी नानाजी देशमुख जैसे नेता मिलकर होकर इसे लोकतंत्र की हत्या के विरोध में आंदोलन किए। देश की जनता ने आंदोलन किए। परिणाम स्वरूप 1977 में जब देश के चुनाव हुए तो तानाशाही और स्वार्थ की राजनीति बने कांग्रेस को देश की जनता ने सफाया कर और जनसंघ संगठन कांग्रेस सबों का दल मिलकर जनता पार्टी की सरकार। आज के संदर्भ में देखें आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप देश को चलाने का काम कर रहे हैं, चाहे सरकार की नीतियाँ हो नीतियाँ चाहे योजनाएं हो, आज चरितार्थ शामिल हो। भारत की पंचनिष्ठा बीजेपी की पंचनिष्ठा में एक निष्ठा लोकतंत्र और इसी लोकतंत्र की भावना से भारतीय जनता पार्टी भी अपनी संगठन बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लोकतांत्रिक ढंग से हम संगठन का चुनाव करते हैं। इसके कारण ही आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या ना हो। लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार 25 जून को 1975 को कांग्रेस पार्टी ने की थी। आइए बात करते हैं आप नेता द्वारा अनोखे ढंग से सड़क का मुद्दा उठाए जाने की। जमशेदपुर के एक आम आदमी पार्टी के नेता ने अपने क्षेत्र की जर्जर सड़क का मुद्दा उठाने के लिए नया तरीका निकाला है। गणपति करुआ नामक उक्त कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर बदहाल सड़क का वीडियो अपलोड करते हुए क्षेत्र के विधायक से सवाल पूछा है कि उनके फंड से बनी सड़क इतनी जल्दी जर्जर कैसे हो गई। जमशेदपुर की गदरी पंचायत स्थित गदरा छोलागोड़ा सड़क हाल ही विधायक फंड से बनी थी, लेकिन कुछ ही समय में यह सड़क जर्जर हो गई है, जिससे उधर से गुजरने वालों को खासी परेशानी हो रही है। क्षेत्र के आप नेता गणपति करुआ ने सड़क का मुद्दा उठाने का नया तरीका निकाला। गणपति ने सड़क एवं उस पर गुजरते हुए लोगों की होने वाली परेशानी की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी से सीधा सवाल पूछा है कि यह सड़क जर्जर क्यों हो गई है। गणपति ने विधायक एवं सरकार से उक्त सड़क की शीघ्र मरम्मत कराए जाने की मांग की है। आज हम लोग आए हुए हैं हमारे जुगसलाई विधानसभा के विकास को देखने के लिए। यहाँ के विधायक मंगल कालिंदी द्वारा बनाया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं रोड। इस तरह से हमारा जुगसलाई विधानसभा आज इस स्थिति में है जो कि आज हर विधानसभा से पिछड़ता हुआ विधानसभा के रूप में दिख रहा है। आज इस गधड़ा पंचायत के ये हमारा तुपुडांग छोलागोड़ा से होते हुए जो मेन रोड है, आज इस मेन रोड की इतनी दयनीय स्थिति है कि यहाँ के राहगीरों को पैदल चलने में बड़ी असुविधा हो रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ के वर्तमान विधायक को कि आप 2.5 साल के कार्यकाल में ये कौन सा विकास का काम किए हैं जो कि इस तरह का हमारे जुगसलाई विधानसभा के जनता को देखने को मिल रहा है। हमारा आज का ये मुद्दा है कि रोड बनाओ। हम ये जुगसलाई विधानसभा के इस गधड़ा के तमाम क्षेत्रवासी के ओर से
ये मांग उठाते हैं कि इसे जल्द से जल्द बनाया जाए, जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए और हमारे राहगीरों को यहाँ के जितने भी यहाँ से जो छोलागोड़ा के जनता जो गधड़ा आते हैं, गधड़ा के जनता जो इस रूट पर बाजार करने जाते हैं उसको सुविधा मिले। आइए बात करते हैं मानगो बैजनाथ सेवा संघ द्वारा आयोजित हो रही निःशुल्क कांवर यात्रा की। जमशेदपुर के मानगो स्थित बाबा बैजनाथ सेवा संघ इस वर्ष 600 शिव भक्त कांवरियों को निःशुल्क कांवर यात्रा में ले जाएगा। बैजनाथ सेवा संघ ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि संघ की ओर से कांवरियों को टाटा से सुल्तानगंज से देवघर एवं वहां से बासुकीनाथ धाम तक ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। बाबा बैजनाथ सेवा संघ के संस्थापक विकास सिंह ने मानगो बड़ा हनुमान मंदिर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संघ की निःशुल्क कांवर यात्रा का चौथा वर्ष है। कोविड काल के बाद इस बार सरकार से कांवर यात्रा शुरू होने को लेकर शिव भक्तों में भारी खुशी देखी जा रही है। उन्होंने बताया कि संघ ने इस बार 600 शिव भक्तों को निःशुल्क कांवर यात्रा पर ले जाने का निर्णय लिया है। संवाददाता सम्मेलन में विकास सिंह के साथ किशोर बर्मन, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, प्रोफेसर यूपी सिंह, राम अवधेश चौबे, अशोक गौड़, छोटेलाल सिंह, अमरेंद्र पासवान, राकेश लोधी, जीतू गुप्ता, अजय लोहार, गोपाल यादव, राकेश मंडल, सुशील शर्मा, मनोज ओझा व अन्य लोग शामिल थे। विकास सिंह ने बताया कि कांवरियों को 11 बड़ी बसों एवं 10 छोटी गाड़ियों से रविवार 17 जुलाई को मानगो के हीरा होटल मैदान से सुल्तानगंज के लिए रवाना किया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले शिव भक्तों को संघ की ओर से हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए रविवार 26 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि शिव भक्त संघ के सदस्य किशोर बर्मन के मोबाइल नंबर 8540986994 पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाबा बैजनाथ सेवा संघ की ओर से इस सावन के पावन माह में आगामी 17 जुलाई के दिन मानगो से 600 कांवरियों का जत्था बस के माध्यम से सुल्तानगंज जाएगा। पहले आओ पहले पाओ तर्ज में हम लोगों ने एक नंबर जारी किया है। उस नंबर में जो रजिस्ट्रेशन कराएगा, जो पंजीयन कराएगा, वो हमारे साथ निःशुल्क कांवर यात्रा में जाएंगे। यात्रा का शुभारंभ 17 जुलाई को 12 बजे हीरा होटल के मैदान से आरंभ होगा। बस के माध्यम से हम लोग सुल्तानगंज जाएंगे। 600 कांवरियों को ले जाने के लिए 12 बड़ी कोच बसें, 10 छोटी गाड़ियां और 50 सेवक बम ट्रेन के माध्यम से सुल्तानगंज पहुंचेंगे। रास्ते में पड़ने वाले सारे धर्मशाला और टेंट हमारे संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरक्षित कर लिया गया है। इसके साथ ही कोई कांवरिया बिछड़े नहीं, चूंकि भीड़ इस बार अधिक हो गई, इसलिए बाबा बैजनाथ सेवा संघ की ओर से हम लोग ड्रेस कोड भी रखे हैं। सारे लोग एक ही ड्रेस पहन के जाएंगे, जिससे कोई बिछड़ नहीं पाएगा। इसके साथ ही हमारे जत्थे में सारी दवाइयां के साथ एक डॉक्टर भी जा रहे हैं, जो हर पड़ाव में लोगों का प्राथमिक उपचार करेंगे। इसके साथ ही सेवक बम रेडियम लगा हुए कपड़ा पहन के कांवरिया पथ में रात के समय साइकिल से घूमते रहेंगे कि जिससे कोई बम विचलित ना हो जाए। और हम लोग के कार्यक्रम में भजन, हर पड़ाव में भजन के भी कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ लोगों को असुविधा ना हो, इसको मद्देनजर देखते हुए प्रत्येक बस में 2 गाइड भी जाने का काम करेंगे। आइए बात करते हैं चांडिल के डोबो क्षेत्र में खतरनाक हो चुकी विद्युत व्यवस्था की। सरायकेला खरसावां जिले की तमोलिया पंचायत अंतर्गत डोबू की बिजली व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है। बांस के खंभों पर झूलते जर्जर बिजली के तार हर वक्त दुर्घटना को दावत देते लगते हैं। जमशेदपुर महानगर से सटे डोबो में विद्युत आपूर्ति की दुर्व्यवस्था विभाग के विकास के दावों को मुंह चिढ़ा रही है। जमशेदपुर महानगर में जहां बिजली की चकाचौंध रहती है, वहीं उससे कुछ दूरी पर ही स्थित डोबो क्षेत्र शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाता है। इस संबंध में ग्रामीणों ने विभाग को कई बार ज्ञापन सौंपकर विभाग से विद्युत व्यवस्था में सुधार का आग्रह किया, लेकिन नतीजा वही डाक के तीर पार ही रहे। कुछ माह पहले डोबो में झूलते जर्जर तारों के संपर्क में आने से पिकअप वैन में लदा पुआल जलकर खाक हो गया था। इसके बाद भी बिजली विभाग नहीं चाहता।
बांस पर झूलते जर्जर तार, बिजली के तार डोबो क्षेत्र में हादसे को दावत दे रहे हैं। प्रशासन एवं प्रबंधन अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं देते तो आगामी बरसात में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्र के निवासी त्रिलोचन महतो ने क्षेत्र की विद्युत वितरण की दुर्व्यवस्था की चर्चा करते हुए विभागीय पदाधिकारियों से बिजली की पोल एवं तारों को व्यवस्थित किए जाने की मांग की। उस समय माने ऐसा माने लाइन कट जाता है कि 2-3 दिन तक हम लोग माने लाइन नहीं आता है। तार उड़ का यही पोजीशन है खंबा का कि हम लोग क्या बताएं उसको, कभी भी कुछ बड़ा दुर्घटना हो सकती है। इसके पहले कुछ माने ये दिन पहले एक तो पुआल ट्रक जल गया था ये ट्रांसफार्मर का सामने, तार नीचे झूल गया। यहाँ बहुत सारी जगह तार झूला हुआ है, खंबा डाउन हुआ है, जिसके कारण अभी ये झारखंड सरकार से अनुरोध है कि वर्षा का पहले लाइन का मरम्मत हो जाना चाहिए ताकि बड़ी जोर कोई कभी भी कुछ दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए इसका पहले कभी हम लोग नहीं किया। किसी के बिजली विभाग को एक बार बोला गया था लेकिन वो लोग उसमें केयर नहीं रहे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।